जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास के इस सीरीज में आपको ये सेट 4 है। इससे पहले सेट 3 आ चुके हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं जो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि 20 नंबर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यदि आपकी ये सीरीज तैयार रहेगी तो डेफिनेटली आपके सोशल में अच्छे मार्क्स आएंगे। पहला क्वेश्चन है, सेडाओ। देखिए, क्वेश्चन 12 बड़ा है तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। सेट 3 में 10 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और एवरी सेट में 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए प्रसा की, बी सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, या फिर डी नेपुल्स की। तो आपको बता दूं कि सेडाओ के युद्ध में जो बेसिकली हारा था वो हारा था ऑस्ट्रिया, यानी इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। अब देखिए, सेडाओ का युद्ध बेसिकली था क्या? सेडाओ का युद्ध, देखिए, यह युद्ध 1870 में होता है। कब होता है? 1870 में। इस युद्ध में प्रसा प्रसा जर्मनी का एक साम्राज्य था, उसी का नाम प्रसा था। प्रसा के हाथों किसकी हार होती है? ऑस्ट्रिया की। यानी प्रसा जो था वो ऑस्ट्रिया को हरा देता है। ये प्रसा ऑस्ट्रिया को क्या कर देता है? हरा देता है। किस युद्ध में? सेडाओ के युद्ध में। और कब हुआ था ये? 1870 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अब ये आप जान रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भारत के हिस्ट्री को जोड़ा जा रहा है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग या शिवाजी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बेसिकली टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। सफदरजंग का संबंध मुगल साम्राज्य से, शिवाजी महाराष्ट्र मराठा से थे। तो ये तो होगा नहीं, ये मुगल से ये भी नहीं होगा क्योंकि शिवाजी मराठा से है। टीपू सुल्तान ही इसका सही आंसर है। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता है। देखिए, बेसिकली मैसूर कर्नाटक में है। कहां पर है? मैसूर राज्य। हैदर अली मैसूर साम्राज्य का शासक था। मैसूर साम्राज्य का शासक था कौन? हैदर अली। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे हैदर अली। हैदर अली। इसको मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो मैसूर का टाइगर हैदर अली को कहा जाता है। और हैदर अली के भारतीय क्रांति में बहुत योगदान है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट बना था। देखिए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। इसमें जो लुई 14 थे, लुई 15 थे और लुई 16 थे। असल में एक थे क्या? लुई 15 इनके पिता थे, इनका लड़का 14 का लड़का 15, 15 का लड़का 16। असल में इन लोगों का लड़का होता तो नाम क्या कि 14 15 लगाते चले जाते थे। ये नया नाम रखने का लोड नहीं लेते थे। यानी इनसे पहले 13 लुई आ चुके हैं, है ना। तो लुई 14 का साम्राज्य तो ठीक था, बट इसका जो था मतलब ये निरंकुशवादी नहीं था। इसने अपने साम्राज्य को बचा कर रखा। जो फ्रांस की मतलब स्थिति चरमराती है वो लुई 15 के समय से चरमराती है। क्यों? क्योंकि ये सप्तवर्षीय युद्ध लड़ने चला जाता है। जो फालतू का ये चले जाते हैं ब्रिटेन सप्तवर्षीय का युद्ध लड़ने। उसके बाद लुई 16 अमेरिका की क्रांति में भाग लेने चले जाते हैं, जिस कारण जो फ्रांस की स्थिति होती है बहुत गड़बड़ हो जाती है आर्थिक दशा पर। ठीक, तो होता क्या है कि जब ये रिटर्न होते हैं तो इनको जो वहाँ के असल में उस समय फ्रांस 3 स्टेट में बटा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्टेट का मतलब वहाँ की जनता। फर्स्ट स्टेट में क्रिश्चियन कम्युनिटी आती थी, पादरी लोग आते थे। सेकंड में आते थे कुलीन वर्ग। कुलीन का मतलब एक अच्छे कुल में जन्म ले लिया, भले उसके अंदर एलिजिबिलिटी है कि नहीं। थर्ड वर्ग में मजदूर लोग आते थे। उस समय जो टैक्स देता था वो सिर्फ मजदूर देता था, इनसे और इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। लुई 16 अमेरिका क्रांति से लौटते हैं लड़ाई करके। तो यहाँ के जो अर्थशास्त्री मतलब जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे, लुई 16 कहते हैं फर्स्ट और सेकंड के पास पैसा ज़्यादा है, अगर आप इनसे टैक्स ले लेते हैं तो आपके देश की इकोनॉमी सही हो जाएगी। जब लुई 16 इन्हें बुलाते हैं तो ये कहते हैं जब हमने ज़िंदगी में टैक्स नहीं दिया तो अब क्यों टैक्स देंगे। आप ऐसा करिए, थर्ड स्टेट का जो है वो टैक्स बढ़ा दीजिए। यानी मान लीजिए 5 रुपये था
इसको 10 रुपए कर दिया गया और तभी ये लोग उग्र हो जाते हैं और बास्तील के किले पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये आक्रमण किसके समय हुआ था? लुई 16 के समय, और उसी के बाद फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो ये जो क्रांति हुई थी ये हुई थी लुई 16। देखिए इसे x को 10 मानते हैं, v को 5 कहते हैं, है ना, और ये तुम्हारा 2 हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? 2। अब ध्यान से सुनना, 10, 15, 16, 17 यानी ये नहीं होगा भाई। तो लुई 16 कहाँ पर है? यहाँ पर। x यानी 10, v यानी 5 और ये 1 यानी इसको 1 मानते हैं। 10, 5, 15, 16 इसका सही आंसर है लुई 16। एक वक्तव्य और है कि जब लुई 16 लड़ाई करने जाते हैं तो इनकी जो पत्नी होती है, पत्नी बेसिकली वो इन लोगों को अपने साम्राज्य के दुखों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। इनका साम्राज्य आता है और कहता है कि मैम एक्चुअली क्या है कि इस समय साम्राज्य में रोटी नहीं है आपके लोगों को खाने के पास। तो इनकी पत्नी का वक्तव्य बहुत ही शानदार रहता है, कहती है कि अगर रोटी नहीं तो आप लोग सैंडविच खाइए। अब सोचिए वहाँ की महारानी को ये नहीं पता कि रोटी है क्या। ये लोग इतना अय्यासी में डूबे थे कि अपने साम्राज्य की गलतियों को नहीं समझ पा रहे थे। तो अल्टीमेटली ये लोग क्या कर देते हैं? क्रांति कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? देखिए कभी भी एकीकरण शब्द आ जाए इसका मतलब होता है कि उसके पहले वह देश विभिन्न खंडों में विभाजित था। किसी विभाजित चीज को मिलाकर एक कर देना ही क्या कहलाता है? चीज को भाई एकीकरण कहा जाता है। अब देखिए पहला क्रीमिया के युद्ध से हुआ था, सेडाओ के युद्ध से हुआ था, प्रशा डेनमार्क के युद्ध से हुआ था, या फिर सीडान के युद्ध से हुआ था। तो बेसिकली जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किस युद्ध से हुआ था? सेडान के युद्ध से हुआ था। मैं इसको इरेज कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये हुआ था सेडान के युद्ध से। किसके? सेडान के युद्ध से। एक मिनट, सेडान के युद्ध से। या इसी को सेडाओ भी मान लेंगे, है ना। ये युद्ध कब हुआ था? बेसिकली ये युद्ध 1 सितंबर 1870 को हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1870 को। इस युद्ध में था क्या? देखिए इस युद्ध में दो लोग लड़ते हैं। कौन कौन? इसमें फ्रांस और प्रसिया लड़ता है। कौन कौन लड़ता है? फ्रांस और प्रसिया। होता क्या है इसमें? फ्रांस और प्रसिया, अभी आपको बताया था जर्मनी का साम्राज्य था। जब ये दोनों लोग लड़ाई करते हैं इसमें फ्रांस हार जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सीडान का युद्ध। कौन सा? ऑप्शन डी, ये है इसका सही आंसर, सीडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो आपको पता है फ्रांस की क्रांति लुई 16 के समय में होती है। किस स्टेट के द्वारा? थर्ड स्टेट के द्वारा, जिसमें मजदूर, वकील, डॉक्टर ये लोग होते हैं। तो क्यों होती है? क्योंकि वहां का राजा क्या था? निरंकुश था, यानी एक ऐसा शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश ना हो, उसी को क्या कहते हैं? निरंकुश कहते हैं। राजा अपनी मनमर्जी करता था, उसे कोई पता था नहीं, ना प्रजातंत्र था, न गिरफ्तारी पत्र था, न मनसबदारी प्रथा थी, कुछ नहीं थी, निरंकुश शासन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का राइट्स नहीं था। तो इनको जो वोट देने का राइट्स मिलता है वो मिलता है आपका 1946 में, यानी 1946 से ये वोट देने का राइट्स इनको। देखिए उसके पहले भी वोट देने का राइट्स था, लेकिन ये लोग सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पे दे पाते थे। राष्ट्रीय स्तर का मतलब पूरे देश के स्तर पे चुनाव पर ये 1946 से यहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ट्रांसपेडन संघ, सिसेल पाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है राइन संघ। कैसा संघ? राइन संघ था क्या? ये समझाता हूं। देखिए नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को जो पहले जर्मनी के छोटे छोटे राज्य बटे थे उनको एक करके तकरीबन 39 राज्यों का संघ बना दिया। 39 राज्य थे जो बटे थे, उनको संघ का मतलब होता एक राज्य बनाते, एक बना दिया। इसी को राइन संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइन संघ। तो कोई पूछे नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ। क्या हुआ था इसमें? जो जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा था उसे नेपोलियन ने एक कर दिया था।
आपको पता है नेपोलियन बोनापार्टा कौन था भी, हालांकि आगे इसकी चर्चा होगी, तो इसीलिए अभी इसकी बता के समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। देखिए राइन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। कब हुई थी? 1834 में। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से था, कार्बोनारी से था, फिलिफेटारिया से था, या डाइट से था? देखिए मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनारी से था। किससे था? कार्बोनारी से। देखिए मेजनी, मेजनी में अगर आप देखें जिनी यानी जनाना एक शब्द निकल कर आ रहा है, जनाना। आपको पता है जनाना महिलाओं को बोला जाता है, और नारी, कार्बोनारी में लगा है नारी, यानी नारी और जनाना। तो कभी भी नारी आए कार्बोनारी में नारी और पूछे कौन स्थापित किया था, तो मेजनी यानी जनाना ने किया था। तो कार्बोनारी जनाना याद रखने की सही ट्रिक है। तो आपको बता दूं कि था क्या है बेसिकली, यह इटली में स्थापित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। कैसा था? सीक्रेट क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना कुछ जगह 1810 मिलती है। अगर 1800 रहे तो ऑप्शन में ये लगा देना, 1810 रहे तो ऑप्शन में ये लगा देना। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्टा फ्रांस का सम्राट बना था? देखिए नेपोलियन बोनापार्टा बेसिकली जो फ्रांस का सम्राट बना था वो 1804 में बना था, यानी 1804 में बना था। तो इसके पीछे कुछ कहानी है जो बहुत जरूरी है। आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्टा बेसिकली या लुई 16 के समय, किसके समय? लुई 16 के समय क्या था? उसके दौरान सेना का कमांडर था। किसके? लुई 16 के सेना का कमांडर था। इसमें इसके बारे में एक वक्तव्य है कि जो नेपोलियन बोनापार्टा था वो जिंदगी में कभी आराम नहीं किया, मतलब एक कहा जाता है उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। तो एक वाटरलू का युद्ध था जो बहुत फेमस हुआ। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। कब हुआ था? 18 जून 1815 को क्या हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था। अब समझते हैं था क्या है। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था और एक तरफ ब्रिटेन, रूस, जिसे आप रसिया के नाम से जानते हैं, प्रसा, दूसरी और ऑस्ट्रिया, वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया है ना, और हंगरी। अब देखिए ये फ्रांस और ये बाकी देश थे। इसी को वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। इसी युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी, और बताया जाता है कि नेपोलियन को एक द्वीप पर ये लोग भेज देते हैं। ये लोग जो हराए थे इनको हरा देते हैं, नेपोलियन को ये लोग एक द्वीप पर भेज देते हैं, और वहाँ पर नेपोलियन की तकरीबन 53 वर्ष में 53 वर्ष की अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं और जो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती हैं। तो चलिए थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। देखिए 1804 में नेपोलियन फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख एवं सम्राट थे। कब? 1804 में आपको पता है फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख एवं सम्राट बन जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के अधिकांश क्षेत्र पर जीत हासिल कर लेता है, और या फिर क्या कह देता है, जब ये 19वीं शताब्दी के आरंभ यानी 1804 में ये खुद को क्या घोषित कर देता है? संपूर्ण यूरोप का सम्राट बोल देता है। क्या बोल देता है? सम्राट, संपूर्ण यूरोप का बोल देता है। अब आपको एक और फैक्ट बता दूं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो अब आपको पता होगा एक गुप्त वंश था। कौन सा? जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश था। इसी के राजा थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें हिंदू नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू नेपोलियन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये सारे फैक्ट आपको लिखने हैं। इन्हें हिंदू नेपोलियन भी कहते हैं। तो आपने वाटरलू का युद्ध जान लिया। एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। वाटरलू का युद्ध आपको बता दिया कब हुआ था। यह युद्ध 18 जून 1815 को हुआ था। पूरी कहानी आपको मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।